सिस्टम का लेक्चर नंबर 2 है हमारा ब्रेन। मतलब पहले वाले लेक्चर में मैंने जो पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या बताया था? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन मैंने बताया था कि जो हमारी बॉडी को मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन दो लोग मिलकर कर रहे थे, एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरा ब्रेन। मतलब कि एक नर्व और दूसरा हार्मोन्स कंट्रोल कर रहा था, एक नर्व कंट्रोल कर रहा था और एक कर रहा था हार्मोन्स। ठीक है, नर्व मतलब कि यदि हम बात करें यहाँ पे हम ब्रेन की बात करेंगे, और हार्मोन्स मतलब हम बात करेंगे यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड की। किसकी बात करेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब देखिए, नर्व्स हमको इस चैप्टर में स्टडी करना है जहाँ पे सारी की सारी नर्व्स कहाँ से निकलती हैं? ब्रेन से। और एंडोक्राइन ग्लैंड यानी हार्मोन्स का हम स्टडी करेंगे दूसरे चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए, बाकी मैंने कल थोड़ा सा बेसिक ब्रेन के बारे में बता दिया था कि जो ब्रेन होता है कितने पार्ट्स होते हैं, सारी चीज़ें। आज हम देखेंगे कि यदि हम बात करें कि ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो देखो कुछ ऐसा है ब्रेन। जो इन फ्रंट होता है, सामने जो ये वाली हमारी हड्डी होती है, इस हड्डी को हम बोलते हैं फ्रंटल। क्या बोलते हैं? और हमारे हड्डी के इधर साइड वाला, क्योंकि ये पूरा का पूरा बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर ब्रेन रखा हुआ है, तो इधर साइड वाला जो ब्रेन है, इस वाले को बोलेंगे फ्रंटल लोब। ये सामने वाला है, ये फ्रंट वाला है। समझो, ये हमारा पूरा का पूरा ब्रेन बॉक्स है। ये पूरा का पूरा क्या है? ब्रेन बॉक्स ऐसे। तो इस बॉक्स में जो इधर रखा हुआ है, इधर इस बॉक्स में जो सामने रखा हुआ है, तो वो वाला लोब कहलाएगा फ्रंटल लोब। लोब मतलब होता है उभार। जो पीछे साइड रखा हुआ है, पीछे साइड वाले को हम बोलेंगे ऑक्सीपिटल लोब। सामने वाला फ्रंटल लोब, पीछे वाला ऑक्सीपिटल लोब। जो हमारा, अब देखो, दो चीज़ें और होता है। ये ऐसे में दो लोब और बचेगा, एक बचेगा इधर जहाँ फिंगर्स हैं, और एक बचेगा इधर। ठीक है, तो एक होगा जो ऊपर वाला है वो होगा पेराइटल, और नीचे वाला होगा टेम्पोरल। तो ये हमारा एक है पेराइटल लोब, ऊपर वाला है, और इधर साइड वाला है टेम्पोरल लोब। तो अपने को यहाँ पे ब्रेन के 4 लोब याद रखना है। पहला अपने को याद रखना है फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, पेराइटल लोब और टेम्पोरल लोब। अब यदि हम इस पूरे ब्रेन का वेट की बात करें कि ये ब्रेन कितने किलो का है, पहला हमारा क्वेश्चन है वेट ऑफ ब्रेन। जो ब्रेन का वेट होता है, तो यदि हम मेल की बात करें तो 1400 ग्राम और फीमेल की बात करें तो 1350 ग्राम। और यहाँ पे आपको डाटा एक और मिल सकता है, 1450 ग्राम और 1200 के समथिंग, 1200 ग्राम या 1250 ग्राम। मतलब ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ऐसा नहीं कि एकदम 100% यही है। अप्रॉक्स हम एवरेज ले सकते हैं कि 1400 से 1500 के बीच में, और ये 1200 से 1300 के बीच में हमारा क्या आएगा? फीमेल का वेट। क्लियर? अब यदि हम बात करें ब्रेन के आगे, तो इसका जो ओरिजिन है वो होता है एक्टोडर्मल। ओरिजिन क्या होता है? एक्टोडर्मल। हमारी पूरी की पूरी जो बॉडी है 3 लेयर से मिलके बनती है। कौन कौन सी? 3 लेयर से मिलके बनती है। इनसे बात करके एड्रेस बता दूं। हमारी जो पूरी की पूरी बॉडी है 3 लेयर से मिलके बनती है। एक होता है एंडोडर्म, एक होता है मीजोडर्म, एक होता है एक्टोडर्म। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा ब्रेन है, तो हमारा ब्रेन कैसा होता है? एक्टोडर्मल। क्लियर? उसके बाद यदि हम बात करें कि मतलब स्पाइनल कॉर्ड का वेट जो है 40 से 45 ग्राम है। समझना कितना है? ग्राम। फिर उसके बाद हमारे टोटल ब्रेन का जो डेवलप है 80% डेवलप कितना हो जाता है? 2 साल की एज में। का 70 से 80% पार्ट का जो डेवलप है तो 2 साल की एज में हो जाता है। बाकी जो बचा हुआ है तो 6 साल में होता है। और स्पाइनल कॉर्ड का जो डेवलपमेंट है वो 4 साल की एज में स्पाइनल कॉर्ड भी डेवलप हो जाता है।
पहले बता दिया था कि यहाँ तक ब्रेन होता है, इसके बाद एक धागे टाइप का स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ तक मैंने कल पढ़ा दिया था। उसके बाद हम बात करेंगे ऑरिजिन ऑफ ब्रेन। ये समझिएगा बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऑरिजिन ऑफ ब्रेन, कैसे इसकी ऑरिजिन होती है, रियल में ब्रेन बनता कैसे है। क्लियर। तो जो बच्चा एनिमल टिश्यू पढ़ा है उसको और अच्छे समझ में आएगा, जो नहीं पढ़ा थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो ऑरिजिन ऑफ ब्रेन की हम बात करें तो आप सबको पता है कि जो पहली लेयर थी, पहली लेयर ये कौन सी थी, बोलो, एंडोडर्म। ठीक है। फिर इसके ऊपर एक लेयर बनी थी, बताइए, ऊपर एक लेयर बनी थी, ऊपर एक लेयर बनी थी, वो थी हमारी एक्टोडर्म। इसके बीच में जो बना था वो क्या था, मीजोडर्म। तो ये था एक्टोडर्म और ये जो सेंटर में था ये होगा मेसोडर्म। क्लियर हुआ। अब ये तीनों की तीनों लेयर जब बड़ी हो जाएंगी, बड़ी होने के बाद आपको पता है कि 1 2 3 एक ऐसी लेयर बना देगी। ये आगे लेयर डेवलप होके पूरा का पूरा, तुम लोगों को याद होगा तो एक ऐसा ट्यूब बन रहा था, एक ऐसी ट्यूब बन रही थी, ये ट्यूब है। ठीक है। ये हमारी ट्यूब है जिसको हम बोलेंगे न्यूरल ट्यूब। और ये न्यूरल ट्यूब आगे डेवलप होके क्या बनाएगी, मतलब ये पूरा का पूरा जो ये वाला पार्ट है ये आगे डेवलप होके बॉडी के ऑर्गन्स बनाएंगे। यहाँ पे हमने प्लेट में तुमको बताया था कि जब ये 3 प्लेट बनती हैं तो एक साइड इधर पे कुछ निकलता है जिसको हम बोलते थे प्रिमिटिव स्ट्रीक। जब बच्चा बनता है तो प्रिमिटिव स्ट्रीक निकलता है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनता है, हेड, और इधर साइड क्या बनता है, टेल। तब बच्चा सीधा होगा या उल्टा होगा। ठीक है। तो ये जो हमारी न्यूरल ट्यूब है आगे डेवलप होके, अब देखो हमारी बॉडी ऐसी है, समझना कि यदि ये बच्चे का हेड वाला पार्ट है और ये बच्चे का टेल वाला पार्ट है, ये बच्चे का हेड और ये बच्चे का टेल वाला पार्ट है, तो हेड वाला पार्ट है और ये पूरी की पूरी जो ट्यूब है, ये ट्यूब हमारी बॉडी के ऑर्गन्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स। तो आप याद रखिए, स्टार्टिंग वाला पार्ट ब्रेन बनाएगा, बन गया ब्रेन। फिर ब्रेन के जस्ट बाद फेस बनेगा, फेस में आपके आई, नोज, चिक्स ये सब बनेंगे। उसके बाद आओगे तो गला बनेगा, मतलब यहाँ गर्दन बनेगी। फिर यहाँ पे आपके हार्ट और लंग्स बनेंगे। क्या बनेंगे, हार्ट और लंग्स। हार्ट और लंग्स के बाद आओगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा पेट बनेगा, है ना। अब पेट के ऊपर से यहाँ 2 हाथ निकल जाएंगे, इधर साइड आएगा तो आपके पैर बन जाएंगे, है ना, समझ गए। तो इस तरह से ये हमारी जो ट्यूब होती है तो सारे के सारे क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स, जिसको हम न्यूरल ट्यूब या नोटोकॉर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड। तो आपको याद रखना है कि यहाँ से हमारा ब्रेन बनता है। अब याद रखिएगा, यदि ये हमारा स्टार्टिंग वाला पार्ट है और ये हेड बनाता है, मतलब ब्रेन बनाता है। अब बच्चे का यदि सर पहले बाहर आता है तो हम उसको बोलेंगे बच्चा सीधा पैदा हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि ये हेड इधर बन जाता है, तो आगे साइड यदि पैर हो जाते हैं तो उस कंडीशन में बच्चा उल्टा पैदा होता है। कभी कभी हेड होता है यहाँ बन जाता है तो बच्चा आड़ा हो जाता है, जो कि 100% ऑपरेशन से बाहर निकलता है, जिसको हम बोलते हैं सिजेरियन प्रेगनेंसी या सीजर। 3 कंडीशन में बच्चे का पार्चुरेशन होता है। पहला, बच्चा सीधा पैदा होता है जब उसका चेहरा बाहर आता है, हेड बाहर आता है। सेकेंड टाइम पे बच्चा उल्टा पैदा होता है जिसमें उसमें पैर बाहर आते हैं। थर्ड टाइम पे बच्चा बहुत ही खतरनाक स्टेज में होता है जो कि ऐसा आड़ा हो जाता है। इस केस में बच्चा नॉर्मल निकल ही नहीं सकता, पेट चीर के ही निकालना पड़ेगा। समझ गए। तो इस टाइप से होता है ब्रेन का कुछ ऑरिजिन। तो कल मैंने एक डायग्राम आप लोगों को बताया था कि जैसे मान लीजिए कि ये ब्रेन है, क्लियर, ब्रेन है ये। इस ब्रेन को
एक लेयर कवर करती है जिसको हम बोलते हैं मेनिंजियल लेयर्स। कौन सी कवर करती है? ये एक लेयर कवर करती है जिसको हम बोलते हैं मेनिंजियल लेयर। अब ये जो मेनिंजियल लेयर होती है, ये लेयर खुद 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। मेनिंजियल लेयर जो होती है ये खुद 3 लेयर से मिलकर बनी होती है और इसके बाहर होती है बोन, जिसको बोलते हैं क्रेनियल बॉक्स। कितनी हड्डियां थी? 8, है ना। चलिए, तो हमको यहाँ पे है कवरिंग ऑफ ब्रेन, और कवरिंग ऑफ ब्रेन जो होता है वो है मेनिंजियल लेयर। क्या है? मेनिंजियल लेयर। अब मेनिंजियल लेयर में कौन कौन सी 3 लेयर होती हैं, तो ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे अपनी 3 लेयर हो जाएंगी। पहला आएगा आगे बनी है ना लेयर, चलो तो मैं ही बना देता हूँ ना। यहाँ पे 3 लेयर होंगी, समझना। मेनिंजियल लेयर अकेली 3 लेयर होती है। कौन कौन सी? बोलो। पायामेटर, अरेक्नॉइड और ड्यूरामेटर। ठीक है, पायामेटर, अरेक्नॉइड और ड्यूरामेटर 3 लेयर होती हैं। तो हम ये 3, सुनो, ये जो लेयर बनाएंगे ना, ये पूरी ऐसे कवरिंग है। तो हम ये मानो कि मैं मेनिंजियल की इतनी पतली सी काट लेते हैं। जब मैंने मेनिंजियल की इतनी पतली लेयर काटा तो ये कैसी दिख रही है? सीधी। कैसी दिख रही है? सीधी। तो पहली लेयर हमारी ये होती है। एक लेयर ये हो गई। एक दूसरी लेयर ये हो गई। ये दूसरी लेयर हो गई। एक तीसरी लेयर ये हो गई। इसको बोल दो ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड, पायामेटर। अब देखो, सुनो, ये जो 3 लेयर है ना, ये तीनों लेयर को ऐसे लंबी रहने दो। ये पूरी की पूरी लेयर ऐसे यहाँ से पकड़ो, यहाँ से ये तीनों लेयर के पकड़ के एक ऐसा गोला बना दो पूरा। ये तीनों लेयर मतलब पास पास हैं। इन तीनों लेयर को मतलब ये तीनों लेयर मिलके एक ही लेयर है। कल बताया था ना, जैसे मान लो कि गद्दा है कोई, गद्दे में ऊपर वाली कवरिंग, बीच का कॉटन, नीचे वाली कवरिंग, ये तीनों कवरिंग मिला के एक ही लेयर बन गई। और इस पूरे लेयर को ऐसे कवर कर दो। अब बीच में क्या भर दो? ब्रेन। समझ गए? तो ये जो तीनों लेयर होती हैं, तो ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड और पायामेटर। अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ भरा हुआ है, ये साइनस है। कौन सा साइनस है? ब्रेन का है तो होगा क्रेनियल वीनस साइनस। ये क्रेनियल साइनस है। यहाँ पे भरा हुआ है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, जो कि ब्रेन को पूरा का पूरा ये कवर कर रहा है। ठीक है, आगे आ जाओ। ये इसी का 3D डायग्राम है। ये इसी का 3D डायग्राम है। मेनिंजियल लेयर समझना, ये खोपड़ी, ध्यान देना। हम ब्रेन, अपन पूरा ब्रेन तक समझेंगे। तो ये स्किन है, स्किन में हेयर्स हैं। तो ये देखो, ये हो गए स्किन और ये स्किन के हो गए हेयर्स। आया समझ में? स्किन, स्किन के हो गए हेयर। हेयर के जस्ट बाद क्या है? एपोन्यूरोसिस, मतलब कि स्किन और बोन के बीच में कोई लेयर है। मतलब डायरेक्ट स्किन के बाद डायरेक्ट बोन नहीं है, मसल्स का कुछ छोटा मोटा पार्ट है। जैसे आप ध्यान दिए होंगे, यदि यहाँ कहीं चोट लग जाए, गिर जाए तो सूजन आ जाता है। मतलब स्किन के जस्ट बाद बोन नहीं है। स्किन के जस्ट बाद एक और पतली मसल्स की लेयर है जिसको हम बोलते हैं एपोन्यूरोसिस। एपोन्यूरोसिस को जो सेपरेट करती है, ठीक है, वो होती है पेरिओस्टियम।
मतलब एपोन्यूरोसिस और जो बोन को सेपरेट करती है एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं पेरीओस्टियम। पेरीओस्टियम के बाद आएगा बोन। अपने को ऐसा लगता है स्किन के जस्ट बाद बोन है, कहीं भी ऐसे देखो तो ऐसा लगता है कि स्किन के जस्ट बाद बोन है, नहीं, स्किन के जस्ट बाद बोन नहीं है। देखो फिर ये आ गई बोन, फिर देखो बोन सबसे ज़्यादा चौड़ा है, बोन के बाद एक लेयर है, ये तीनों एक ही लेयर हैं, इनको हम बोलते हैं क्या, मेनिंजियल लेयर। मेनिंजियल लेयर में अब ध्यान देना, जो सबसे मजे की चीज़ है जो मैंने वहाँ पे नहीं बताया था, आप देखो बोन के पास ड्यूरामेटर है, अब ब्रेन के पास पायामेटर। समझ में नहीं आया? यहाँ ब्रेन भरा हुआ है तो हड्डी के पास ड्यूरामेटर, अब ब्रेन के पास, अब ब्रेन पायामेटर और ब्रेन के बीच में भरा होगा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। समझ रहे हो जो मैं समझा रहा हूँ? क्या बात बोला मैंने कि जो ड्यूरामेटर है वो बोन के पास है, मतलब कि जो गद्दा है, गद्दे में दो लेयर हैं, एक लेयर वो है जो बेड के प्लाई से टच है, एक लेयर वो है जहाँ पे हम लेटे हैं जो हमसे टच है। तो जो बेड की प्लाई है वो क्या है, बोन है, क्योंकि हार्ड है। तो जो बोन के पास होता है वो ड्यूरामेटर, ये लिख देना। ऐसे लेयर पूछा जाता है, ये आउटसाइड, ये इनसाइड है, नियर द बोन एंड नियर द ब्रेन। फिर देखो उसके जस्ट बाद ये यहाँ पे ये पूरा का पूरा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है। अब ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या काम करता है वो समझना, उसको समझने के लिए हमको दूसरा डायग्राम चाहिए। यहाँ भरा हुआ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहाँ फिल है। अब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर होता है, क्योंकि ब्रेन में यदि थोड़ा सा भी झटका लगेगा ना तो इंसान पागल हो जाएगा या ब्रेन डैमेज हो जाएगा और हमारी एक्टिविटी एबनॉर्मल हो जाएंगी, मतलब हम सही से काम नहीं कर पाएंगे। तो क्या होता है, जैसे झटका लगा, जैसे धीरे नहीं तेज मार रहा हूँ, जैसे ये झटका लगा तो झटका पहले हड्डी रोकती है, फिर हड्डी के बाद भी झटका लग सकता है। जैसे मान लो कोई ऐसे प्लाई टाइप की है, इधर से मैं प्लाई टच किया हूँ, इधर तुम धक्का दोगे तो हमको वाइब्रेशन नहीं होगा, होगा वाइब्रेशन। और यदि इतना वाइब्रेशन ब्रेन में हो गया तो हमको हमारा ब्रेन डैमेज हो जाएगा और हमारी जो एक्टिविटी है वो एबनॉर्मल हो जाएगी। ब्रेन का जो वाला पार्ट डैमेज होगा वही चीज़ हमको डिस्टर्ब कर देगा। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मतलब कि यहाँ कोई सॉफ्ट चीज़ रखा है, हमने यहाँ से झटका मारा लेकिन यहाँ पानी भरा हुआ है तो झटका किस में लगेगा, पानी में। फिर पानी में झटका लगेगा तो पता नहीं चलेगा ब्रेन तक। जैसे मान लो अपन यहाँ से इसको धक्का मारा तो इस साइड हमने धक्का मारा तो इस साइड हमको पता चलेगा, लेकिन ये झटका यहाँ पानी भरा हुआ है तो ब्रेन तक नहीं पहुँच पाएगा। पहुँच पाएगा? कभी कभी अपन ऐसे गिर गए तो गिरने के बाद भी हमारा जो झटका रहता है डायरेक्ट ब्रेन तक नहीं पहुंचता, क्योंकि हड्डियों के बीच में भी एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि क्या होता है, शॉक एब्जॉर्बर। अब हम पायामेटर, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड को थोड़ा अलग अलग देखेंगे, इनकी डेफिनीशन। चलिए थोड़ा पानी दो ना, है किसी के पास? अश्विनी आज नहीं आई क्या? देखिए जो ड्यूरामेटर है, जो ड्यूरामेटर है तो क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, पहले मैंने बता दिया था अभी, बोन के पास वाला, मतलब मेनिंजियल लेयर का आउटर लेयर है। मैंने ऐसे एरो बना के भी लिखा था, आउटर मेम्ब्रेन है। अटैच्ड क्रेनियल नर्व्स, मतलब क्रेनियल बॉक्स से वहाँ से अटैच होता है। नेक्स्ट डबल लेयर्ड है, याद रखो ड्यूरामेटर डबल लेयर डायग्राम बनाए थे, दो लाइनें गई थी ऐसे ऐसे
और ऐसे, याद होगा तो 2 लेयर था, डबल लेयर होती है, फॉर्म बाई क्रेनियल वेनस साइनस। ये क्रेनियल वेनस साइनस बना रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ड्यूरामेटर क्लियर हुआ? ड्यूरामेटर आउटर लेयर है जो कोलेजन फाइबर्स का बना होता है, जो कि खुद एक डबल लेयर होता है और कहीं कहीं दोनों लेयर के बीच में गैप हो जाता है, जो क्या बनाता है? क्रेनियल वेनस साइनस, है ना। अरेक्नॉइड मिडिल थिन और डेलिकेट लेयर होती है, फाउंड ओनली इन मैमल्स, मैमल्स में पाई जाती है, थिन एंड फ्लेक्सिबल होती है। यहाँ पे अरेक्नॉइड विलाई होती है, अरेक्नॉइड विलाई एब्जॉर्ब द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, मतलब ये ऐसा कुछ था। देखो जो आपका यहाँ उभार था ना यहाँ पे ये ऐसे ऐसे विलाई थे, ये विलाई क्या करते हैं, नीचे से नीचे यहाँ पे जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर करके यहाँ भेज देते हैं, ठीक है। तो अरेक्नॉइड विलाई प्रेजेंट एब्जॉर्ब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स। फिर ये लास्ट वाले की, हम नीचे वाले की बात करेंगे तो ये हो जाएगा पायामेटर, इनर थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन अटैच टू ब्रेन, पता ही है आपको, एड सम प्लेस इज मर्ज डीपली इनटू द कैल्काई ऑफ ब्रेन, मतलब कि ये वो बनाता है गायरी एंड सल्काई, गायरी एंड सल्काई आगे आएगा, मैं क्या बता दूंगा। और फॉर्म बाय द कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू से बनेगा। ये तीनों लेयर हो गई। हालांकि आप बस ये याद रखिए कि आपके जो एग्ज़ाम में नीट में आएगा सिर्फ इतना आ सकता है कि जो मेनिंजियल लेयर होती हैं वो 3 लेयर से मिलके बना होता है। जो ब्रेन जो बोन के पास होता है वो होता है डायामीटर, अरेक्नॉइड, पायामेटर। अब जो हमारा पायामेटर होता है वो ब्रेन से अटैच होता है, डायामीटर बोन से अटैच होता है, दोनों के बीच में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स होता है। बस इतना से याद कर लोगे, इतना सफिशिएंट है। अब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता क्या है, जो यहाँ पे भरा होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है? तो पहला देखो एल्केलाइन नेचर होता है, इसका बेसिक नेचर होता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज प्रेजेंट इन वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। अभी एक डायग्राम बनाऊंगा जिसमें हम पढ़ेंगे वेंट्रिकल्स। सुनो, आपने वेंट्रिकल्स हार्ट में भी पढ़ा होगा, पढ़े हो हार्ट में वेंट्रिकल्स? ये वाला हार्ट का ऑरिकल है, ये भी ऑरिकल, ये वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल। सेम इसी तरह वेंट्रिकल ब्रेन में भी होते हैं। यहाँ पे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है और यहाँ पे ब्लड भरा होता है। क्लियर हुआ? फिर सब अरेक्नॉइड स्पेस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सब अरेक्नॉइड स्पेस मतलब कि ड्यूरामेटर और अरेक्नॉइड के बीच का जो स्पेस होता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज कोरोइड प्लेक्सस फाउंड इन वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। अभी मैं एक डायग्राम बनवाऊंगा वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन में नॉर्मली 4 वेंट्रिकल्स होती हैं। पहला को हम बोलते हैं फर्स्ट वेंट्रिकल, जिसको पैरासील भी बोलते हैं, आगे आएगा डायग्राम बना के समझूंगा। सेकेंड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, तो टोटल 4 वेंट्रिकल्स रहेंगी। देखो बनाई दूँ क्या, यहाँ पे थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये है ब्रेन, ये होता है जहाँ पे सेरेब्रम होता है। तो ये हो गया, इसको हम बोलेंगे पैरासील, इन दोनों को। मतलब ये हो गया फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकेंड वेंट्रिकल, ये हो जाती है थर्ड वेंट्रिकल और ये हो जाता है फोर्थ वेंट्रिकल्स। जब हम यही वाली हेडिंग पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। जो हमने कल ब्रेन का डायग्राम बनाया था ना, उस डायग्राम को उठा के इसके ऊपर फिक्स कर दो। तो यहाँ सेरेब्रम था, यहाँ क्या था, पोन्स, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये आगे अभी वेंट्रिकल जब मैं हेडिंग डलवाऊंगा तो ये अपने को अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। अब इसके काम क्या क्या होते हैं तो मैंने अभी बताया था, इससे फंक्शन है कि शॉक एब्जॉर्बिंग। शॉक एब्जॉर्बिंग मतलब समझ गए ना, धक्का लगता है तो डायरेक्ट ब्रेन तक नहीं जाता, शॉक को एब्जॉर्ब करता है।
मेम्ब्रेन एंड द वर्क एज अ कुशन, मतलब कि प्रोवाइड बॉन्स। हाँ, एक क्वेश्चन, जो हमारा ब्रेन है, तो हमारा ब्रेन है 1400 ग्राम, मतलब कि 1.5 किलो के समथिंग ब्रेन होता है। कितना? 1.5 किलो के समथिंग। लेकिन ये बताओ, ये ब्रेन हमारी बॉडी में रखा हुआ है, लेकिन हमको पता चलता है क्या कि इतना हम 1.5 किलो ढो रहे हैं? क्यों नहीं पता चलता? तो क्या होता है? 1.5 किलो का आप 1 किलो के बाद अपने सर में पूरा दिन नहीं रख सकते आप, एक टाइम बाद आपको भारी लगने लगेगा। कोई भी चीज़ को आप पानी में डालो, जैसे अपन 2 लोग नहाने गए तालाब वलाब में कहीं भी, तो किसी भी 2 लोग यदि पानी में है तो मतलब जैसे तुम इसको नॉर्मल नहीं उठा पा रही हो, लेकिन यदि पानी में जाएगी ना तुम उसको एक हाथ से उठा लोगी। सच में ऐसा क्यों होता है? वाटर में किसी भी चीज़ पर एक वाटर के सरफेस एरिया के बराबर एक बायोन्सिक फोर्स लगता है, हिंदी में बोलते हैं उत्प्लावक बल। कितनी इतनी बड़ी चट्टान जिसको आप नॉर्मल नहीं उठा सकते, आप पानी में डाल दो उसको आराम से उठा लोगे। मतलब पानी में कोई भी चीज़ को जब डालते हो तो उसका जो वेट होता है रियल वेट से कम महसूस होता है, उसमें लगता है बायोन्सिक फोर्स। तो ये देखो, प्रोवाइड बायोन्सिक फोर्स टू ब्रेन सो नेट वेट इज रिड्यूस फ्रॉम अबाउट इतने से इतना। 1.5 किलो से देखो 0.18 kg मतलब 18 ग्राम हो गया। कितना कम? 1.5 किलो से डायरेक्ट इतना हो गया। तो मतलब किसी भी चीज़ को, अब ब्रेन के चारों ओर क्या है? पानी भरा हुआ है, तो ब्रेन हमारा पानी में जाने से रियल वेट से कम महसूस होता है। अब हम बात करेंगे पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन के पार्ट, तो देखो ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। पहला क्या था? फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ये तो बहुत अच्छे से याद हो गया। फॉर ब्रेन में आएगा सेरेब्रम और डायनसेफेलॉन, मिड ब्रेन में आएगा क्रूरा सेरेब्राई और कॉर्पोरा कॉर्डिज़म माइना, और हिंड ब्रेन में पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरेबेलम। जो हमारा डायनसेफेलॉन है, इसमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस और मेटाथैलेमस, 4 चीज़ें आएंगे। इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे क्या? सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या होता है? फिर देखो अलग अलग सारे, पहले सेरेब्रम, फिर इन सबको अलग अलग, फिर ये दोनों नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं है, फिर ये, मतलब यहाँ पे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हेडिंग डलेंगी। ये मैं बोला तो था, भूल गए? एक्चुअली पता है, ये हमारी बॉडी के कलर को डिसाइड करते हैं, मेलानोसाइट पिगमेंट को मेंटेन करते हैं। अब आ जाएगा फॉर ब्रेन। फॉर ब्रेन में सबसे पहले हम देखेंगे सेरेब्रम। तुम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि पहला लेक्चर छूटा है। इन सबको पता है सेरेब्रम कहाँ पे था, याद है ना? तो अभी लेक्चर डल जाएगा, उसको अच्छे से नोट कर लेना। तो देखो, सबसे पहले यदि हम फॉर ब्रेन में सेरेब्रम की बात करेंगे, तो सेरेब्रम हमारे ब्रेन का 2/3 एरिया होता है। सेरेब्रम हमारे ब्रेन का कितना होता है? 2/3 एरिया होता है। देखो, सेरेब्रम फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज मोस्ट डेवलप्ड इन ह्यूमन। यदि हमारी ब्रेन से सिर्फ सेरेब्रम को बाहर निकाल दिया जाए तो इंसान किसी काम का नहीं बचेगा, क्योंकि सारा कंट्रोल तो सेरेब्रम ही करता है। समझ गए? फिर यदि हम बात करें, देखो अब जो सेरेब्रम होता है, तो मतलब सेरेब्रम पूरा ब्रेन था, जिनने मतलब लेक्चर देखा उसको पता होगा। तो सेरेब्रम में देखो कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे मान लो कि ये पूरा का पूरा ब्रेन है, ये पूरा ब्रेन है, तो कुछ एरिया रहते हैं जो सेरेब्रम को डिवाइड करते हैं। एक होगा, देखो ये वाला मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फिशर। इमेजिन करो कि पूरा इतना बड़ा आटा, शादी वादी में बनता ना बड़े बड़े वो आटा, है ना? आटे में तुमने एक रस्सी ऐसे खींच दो आधे में, तो कैसे दिखेगा?
नहीं समझ में आया? इमेजिन कर लिए ना, ऐसा दिखेगा, एक साइड वाला होगा लेफ्ट हेमिस्फीयर, एक होगा राइट हेमिस्फीयर। मैं कल भी बताया था कि एक पूरा गोला है, पूरे गोले को जब तुम आधा आधा डिवाइड करोगे तो एक होगा राइट हेमिस्फीयर, एक होगा लेफ्ट हेमिस्फीयर। दोनों कौन से स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं, कल बताया था। चले जाओ, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर कौन से स्ट्रक्चर से आपस में अटैच्ड होते हैं? हाँ, क्या रहता है वो? ऐसे डिजाइनदार बनाया था, क्या था वो? अरे एक ऐसा डिजाइनदार बनाया था। हाँ, कॉर्पोरा, क्या था जल्दी बोलो? कॉर्पस कैलोसम, पढ़ा करो ना यार। तो कॉर्पस कैलोसम इन दोनों को जोड़ता है। देखो तो मीडियल फिशर क्या होती है, यदि हम इसको ना पढ़ें तो भी हम अंदाज़ा लगा लेंगे। मीडियल फिशर एक ऐसा मतलब स्ट्रक्चर होता है जो ब्रेन को राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, और कॉर्पस कैलोसम ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो ब्रेन के लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को जोड़ता है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर पार्शियली कनेक्टेड विद द ईच, मतलब पार्शियली, पूरा नहीं जोड़ता, बीच में जोड़ देता है, साइड में, समझ गए? हुक टाइप का रहता है ये, ऐसे साइड में थोड़ा सा बीच में जोड़ देता है, बाहर वाले अपने आप चिपक जाते हैं। मतलब कुछ ऐसे देखो, ऐसे देखो, देखो एक ये हेमिस्फीयर है, एक ये हेमिस्फीयर है। हमने जोड़ा, तो जब हमने जोड़ा तो फिंगर जो है ये जुड़ी हुई नहीं है, सिर्फ यहां जुड़ा हुआ है जो लाइन बन रही है। हेलो, सिर्फ लाइन में जुड़ा हुआ है, यहां जुड़ा हुआ नहीं है। यहां कहां जुड़ा है? नहीं जुड़ा ना। तो सेम ऐसा ये होता है कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर पार्शियली कनेक्टेड विद ईच अदर बाय द कर्व वाइड, ये बहुत आता है, कर्व वाइड थिक नर्व फाइबर कॉल्ड द कॉर्पस कैलोसम। ये मैमेलियंस का कैरेक्टर्स होता है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। कॉर्पस कैलोसम हिंदी में आता है। कॉर्पस कैलोसम एक ऐसा संधायनी या जॉइंट्स होता है जो ब्रेन के राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को अटैच करता है, याद रखिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट है। देखो आपको ब्रेन के चारों पार्ट पता चल गया है। ब्रेन के चारों पार्ट पता करने के बाद ब्रेन का जो सेरेब्रम वाला पार्ट होता है उसमें दो हेमिस्फीयर को मीडियल फिशर अलग करती है, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर, जो कि आपस में जुड़ा होता है किससे? कॉर्पस कैलोसम से। देख पा रहे हो ब्रेन कैसा होता है? इसी कलर का होता है सेम। जब आप उसको निकाल के धुलोगे ना तो मतलब, और जो ब्रेन के बाहर वाला स्ट्रक्चर रहता है एकदम प्योर मोटी मैगी टाइप का रहता है। मैं मोटी बोला तो तुम इसके साथ क्यों देख रही हैं? गलत है ना ये चीज़। आप सामने फ्रेंड और बेटा आओ सुनो। जो ब्रेन होता है उसमें 4 लोब होते हैं, 1 2 3 4। ब्रेन में 4 लोब होते हैं। सामने वाले लोब को फ्रंटल लोब, पीछे वाले को ऑक्सीपिटल लोब, दोनों टेम्पोरल लोब, इधर पेराइटल लोब। याद हुआ? बोलो। आगे वाला फ्रंटल, पीछे वाला ऑक्सीपिटल, दोनों साइड के टेम्पोरल, इधर के पेराइटल। ठीक है, तो ये इमेजिन करो, मैं किधर खड़ा हो जाऊँ? ये खड़ा हो गया, ये इमेजिन करो ये खड़ा हूँ, तो ये हो गया ये खड़ा हूँ, तो ये हो गया फ्रंटल लोब, पीछे होगा कहीं पे, कहाँ गया? ये ऑक्सीपिटल लोब, 2 हो गया। ये साइड में टेम्पोरल लोब और ऊपर ये पेराइटल लोब। फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, पेराइटल। अब इसके जॉइंट्स वगैरह तो मैं वहाँ पढ़ाया था ना तुमको स्केलेटन सिस्टम में, सूचर ये सब, तब यहाँ थोड़ी रिपीट करेंगे। ठीक है। फ्रंट लोब इज सेपरेटेड फ्रॉम द पार्शियल लोब सेंट्रल सल्कस। मतलब अब देखो, जो अब हमारे लोब को सेपरेट करेगा, अलग अलग जोड़ेगा, तो सेपरेट करेगा, देखो सेंट्रल सल्कस है जो फ्रंटल और पेराइटल को अलग कर रही है, उसका नाम है सेंट्रल सल्कस। फिर उसके बाद पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस जो ऑक्सीपिटल और पेराइटल को अलग कर रही है। फिर उसके बाद पोस्टीरियर रैमस लेटरल सल्कस
जो फ्रंटल और टेम्पोरल को सेपरेट कर रही है। तो इस तरह से याद रखो, इसको और इसको सेपरेट कर रहा है, फिर इसको और इसको कर रहा है, इसको और इसको कर रहा है, तो ये नाम हो जाएगा, इसको और इसको कर रहा है तो ये नाम हो जाएगा। ठीक है, वही सारी चीज़ें लिखी है। ऑक्सीपिटल लोब सेपरेट फ्रॉम द पेराइटल लोब, है ना, तो पेराइटल ऑक्सीपिटल सल्कस, वो तो वही जो मैंने बता दिया। ये समझ में आ गया ना, ये ब्रेन है। इसको अब आया है मेन अपना सेरेब्रम, इसका डिटेल स्टडी करना है और इसको पूरा का पूरा पढ़ने में अपने को 1 घंटे की क्लास चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है जिसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।